हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चन 6 सीरीज चल रही है और हमने चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पैसेज नंबर 35 क्या कहता है। कह रहा है रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस ऑफ साइड ए एंड बी कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड such that area vector A makes an angle theta with the direction of magnetic field. Okay. The force on the arm QR and SP of the loop are equal, opposite and collinear, thereby perfectly cancel each other. Whereas the force on arm PQ and RS loop are equal and opposite but not collinear, so they give rise to torque on the loop. Okay. फोर्स ऑन द साइड इज F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, उससे हम फोर्स निकाल रहे हैं। अच्छा, टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है M क्रॉस B। यानी कि बच्चों अगर हम किसी भी क्या नाम चार्ज कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को लें, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को अगर हम ले रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम प्लेस करते हैं बच्चों, तो उसकी जो चार साइड्स हैं उस पर आपका जो नेट फोर्स है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जीरो होता है। कैसे आप फोर्स की डायरेक्शन को निकालोगे, तो आप उंगलियों को किस डायरेक्शन में रखें, मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखें, जो हथेली है बच्चों वो आपको फोर्स देगी। अगर मैं बात करता हूं PQ की, तो देखो उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठे को हमने किस डायरेक्शन में, करंट, हथेली फोर्स, तो अंदर की ओर फोर्स लग रहा है। इसका जो फोर्स होगा इस वाले पर अंदर की ओर होगा, ठीक है ना। तो ठीक इसके जो अपोजिट होगी, इस पर जो फोर्स होगा बच्चों वो बाहर, ये ऊपर की ओर बनाया है और वो अंदर की ओर, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो एक में अपवर्ड है तो दूसरे में डाउनवर्ड है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसकी एक साइड पर अगर अंदर फोर्स है तो दूसरे पर बाहर है, एक पर ऊपर है तो दूसरे पर नीचे है, तो चारों जो फोर्स है नेट फोर्स जो है वो जीरो है। लेकिन नेट फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला बच्चा आपका है वो है टॉ इज इक्वल टू M क्रॉस B। क्या है, M क्रॉस B, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। यानी कि टॉ इज इक्वल टू होता है MB साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात। जो थीटा आपका है वो थीटा आपका मैग्नेटिक मोमेंट और उसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। क्लियर है इतनी बात। चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैरिंग ए करंट 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है। द टॉर्क, देखो बच्चों आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस कॉइल के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन निकालनी है बच्चों, तो क्या करो, उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, अंगूठा अपने आप आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देगा। तो एरिया क्या नाम, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नॉर्मल आ रहा है और मैग्नेटिक मूवमेंट भी नॉर्मल आ रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों वो जीरो होगा। क्या होगा, एंगल जीरो। और अगर थीटा जीरो है बच्चों तो आप समझ सकते हो टॉर्क आपके पास कितना होता है, MB साइन थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो मैं कह सकता हूं कि टॉर्क भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए। कौन, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है पहला। चलो बस हमें क्या याद रखना है इस वाले में कि जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके चारों आर्म्स पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यानी कि एक अंदर आ रहा है तो दूसरा बाहर, एक ऊपर आ रहा है तो नीचे। नेट फोर्स उसका जीरो है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है। टॉर्क का आप फॉर्मूला याद रखोगे MB साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात। और थीटा किसके बीच में, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका तो आंसर हमारा हो गया ए। अब करा रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। चलो भाई मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देखते हैं। आपको पता ही है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो होता है I इंटू ए होता है, और एरिया को तो आप लिख सकते हो ना पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों जो करंट है उसको आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पाई आर स्क्वायर। अब ओमेगा की फॉर्म में लिखना है। चलो भाई, तो देखो ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा। आप इसे यहां रख दो। क्लियर है ना भाई, टी की जगह आप पुट कर दो 2 पाई, ये हो जाएगा ओमेगा, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। हाँ या ना,
कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ओके, थर्ड पर बढ़ते हैं। कह रहा है करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इक्विवेलेंट टू ओरिएंटेशन बोथ द इक्विवेलेंट स्टेट्स आर अनस्टेबल। कैन बी इक्विवेलेंट टू ओरिएंट। देखो बच्चों, पहले बात कर लेते हैं हम टॉर्क की। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है, टो इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा, ठीक है ना। और आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा u इज इक्वल टू माइनस के एम बी साइन थीटा, पढ़ा है। तो टॉर्क कहाँ कहाँ पर जीरो है, तो देखो टॉर्क जीरो होगा 0 डिग्री पर और टॉर्क जीरो हो जाएगा 180 पर, इन दो पर है, हाँ या ना। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, थीटा इज इक्वल टू 0, अगर मैं 0 लेता हूं यहां पर देखो माइनस के, सॉरी यहां पर हमारा क्या है कोस थीटा है, मैंने गलती से लिख दिया, इसे हटा देना। तो माइनस के एम बी कोस थीटा। तो अगर मैं इस थीटा की जगह पर 0 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये अगर थीटा 0 रखते हैं तो हमारे पास u इज इक्वल टू एम इंटू वी, ये होगा। ये आपकी मिनिमम एनर्जी है। कैसी एनर्जी है बच्चों, मिनिमम एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, मिनिमम। अब मिनिमम एनर्जी है तो मतलब स्टेबल पोजीशन हुई या नहीं, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। और अगर मैं थीटा 180 रखता हूं, चलो भाई थीटा को 180 रख देते हैं, तो इस बार आपको पता है कोस 180 की वैल्यू माइनस होती है, तो ये प्लस हो जाएगा। कोस 180 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, -1 होगी। तो ये क्या हो गया, u मैक्स एम बी, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। और एनर्जी अगर मैक्सिमम है बच्चों तो वो अनस्टेबल होगा। तो कह सकते हैं कि एक बार ओरिएंटेशन पर आपको मिनिमम एनर्जी और एक बार मैक्सिमम, यानी कि एक बार स्टेबल और एक बार अनस्टेबल है। ऑप्शन देखते हैं। कैन बी इक्विलिब्रियम टू ओरिएंटेशंस। इक्विलिब्रियम की दो ओरिएंटेशन की अगर बात करते हैं तो एक में वो स्टेबल है, दूसरे में वो अनस्टेबल है। आप समझ गए बात। जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो अनस्टेबल होगा और जब एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबल होगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या कहता है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग आई कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर द नंबर ऑफ टर्न्स एंड वेरीज एज। ओके देखो बच्चों, अगर मैंने अभी मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो NIA, और एरिया आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया बच्चों, आर स्क्वायर के। कोई है क्या, हाँ जी बिल्कुल है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट आई इज प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किस में रखा है, नॉन यूनिफॉर्म में। द कैरिड टोटल, देखो बच्चों मैंने आपको बताया अगर हम कोयल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो टोटल फोर्स होता है ना वो 0 होता है। टोटल फोर्स ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टोटल फोर्स 0 है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आपका जो फोर्स है वो आपका 0 नहीं होगा, एफ नेट 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन हो गया फोर्स इज नॉन जीरो। क्लियर होगी इतनी बात। तो इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लग रहा है, नेट फोर्स 0 है, टॉर्क आपका होता है एम बी साइन थीटा, जहां पर थीटा मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। जहां पर थीटा की वैल्यू 0 और 180 है वहीं पर एक बार स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलती हैं। क्लियर है इतनी बात। तो पैसेज में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।